बना जोड़ने के लिए फिर इसके बाद ट्रेनिंग क्या क्या उसका एक परिचयात्मक की पहली मुलाकात है और इस जनपद सभागार में उपस्थित सम्मानीय जनपद पंचायत के बड़े बाबू और हमारे ब्लॉक समन्वयक और यहाँ पर सभागार में उपस्थित आप सभी और बंधुओं, आज हम हमारे लिए गौरव की बात है पहली बार कि पेशा एक्ट लागू हुआ है। साथ में अभी 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन फिर अपने शहडोल जिले के व्यवहारी में हो रहा है। उसको अच्छे से दुरुस्त करने के लिए पहले हम खुद सशक्त हो, क्योंकि लाडली बहना योजना में हम पूरी तरह से इतना लगे हुए थे, समस्त मोबिलाइजर लगे हुए थे कि हम गाँव में मोहल्ले में जन जन तक हमारे पेशा जो अधिनियम है, पेशा नियम है, हम वहां तक उतार नहीं पाए, बता नहीं पाए। तो आप लोग पहले अपने आप में खुद सशक्त हो कि वास्तव में पेशा है क्या चीज। पेशा जो अपने भारत के जो इसमें जब पेशा जो लागू हुआ अपने मध्य प्रदेश में तो 2 प्रकार की चीजें देखी गई। एक अनुसूचित क्षेत्र मतलब है जहां पर 50% के आसपास में अपने जनजाति लोग निवास करते हैं, उसे अनुसूचित क्षेत्र कहा गया है। जैसे यहाँ पर 10 राज्य, भारत के 10 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ऐसे करके 10 प्रदेश को चयनित किया गया, जिसमें 7वां प्रदेश जो हमारा मध्य प्रदेश जो है पेशा एक्ट को लागू किया गया है, प्रदेश में लागू कर दी प्रदेश सरकार ने। और यहाँ पर जो है पेशा एक्ट के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक संगठन एक बोलते थे, आप सब लोग जानते हैं कि 5वीं अनुसूची लागू करो, 6वीं अनुसूची लागू करो, ये तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में आती है। क्या पेशा एक्ट अपना अनुसूचित क्षेत्रों में। दूसरा हो गया जनजाति क्षेत्र, जैसे भारत के ऐसे कुछ मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ऐसे जहां पर 80-90% लोग जो है जनजाति वहां निवास करते हैं, वहां पर यहाँ पर हम तो नियम बना सकते हैं, ग्राम सभा के माध्यम सर्वसम्मति से हम लोग नियम बना सकते हैं, लेकिन वहां पर कानून बनाए जाते हैं। अगर ये मतलब ग्राम सभा में लोग मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई भी कानून वहां पर लागू नहीं होगा जहाँ जनजाति क्षेत्र है, जहाँ असम की पूरा यहाँ व्यवस्था है, वो अपना का नियम बनाने का हमको ये करता है कि उसमें किसी प्रकार का केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अपने यहाँ जो 10 राज्यों में लागू है। अब पेशा जो है अपन लोग ये देखते हैं कि अनेक प्रकार से देखा गया। क्या गाँव किसको मानेंगे अपन लोग? जैसे एक 33वीं संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था आई थी, उसमें एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत में जो होता है विभिन्न जो गांव होते हैं, मोहल्ले होते हैं, उसमें ग्राम पंचायत मतलब कम से कम 15 से 20 वार्ड हो, उसमें जनसंख्या लगभग कितना हो उसमें तय था। लेकिन अपन लोग पेशा में जो है, अगर जैसे बहुत ऐसे जनजाति क्षेत्र जो जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं, वहां पर भी एक जहाँ 40-50 100 150 की भी आबादी अगर है, वहाँ गाँव का रूप किया गया है। गाँव मतलब उसको मान करके वहाँ ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा निधि खाता खुलेगा और वहाँ एक प्रक्रिया है, मतलब जो पैसा जाएगा ग्राम निधि खाता में, वहां से जो है वो अपने ग्राम सभा बुला करके बैठक करके ग्राम सभा के द्वारा में हम इस काम को खुद मतलब कार्य योजना बना करके और नियम बना सकते हैं। अब पहली बार मेरे मुद्दे पे आते हैं, देखिए माननीय सीएम साहब किया है, आप सभी लोग को जानता है। तो दोस्त के पेशा क्या है? अभी पेशा बड़े सवाल शब्दों में इन जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति लोगों के पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से उनका सुशासन स्थापित करने की जो एक कानून है, साधारण भाषा में
ये जनजाति क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा को आसानी स्थापित करने का एक कानून है, सीधी सी बात। और यह मध्य प्रदेश का 7वां राज्य हो चुका है। और हम सब लोग यहाँ पर जैसे उसमें कानून में आते क्या क्या है, उसमें जैसे आप सब लोग कैलेंडर में देख जल जंगल जमीन है ना, उसमें ये राजनीतिक भाषा में जल जंगल जमीन, लेकिन अपन लोग समान भाषा में अगर बोलेंगे तो इसमें नियम में है लघु वन उपज, लघु खनिज, लघु जलादि। लघु वन उपज के अंतर्गत ये आता है कि लघु यानी छोटा रूप, वन में जो उत्पाद है, चाहे बउआ हो, डोरी हो, चार चिरौंजी हो, तेंदू पत्ता हो, तो उसका संग्रहण एवं विनिमय मतलब बेचने और संग्रहण करने का जो वहाँ के लोग है, वहाँ ग्राम सभा वहाँ तय करेगी कि हम इस रेट पर हमको बेचना है। वहाँ ग्राम इतना बड़ा अधिकारी के पेशा में मिला हुआ है कि हम वहाँ पर जंगल से उत्पाद है उसको स्वयं संग्रहण कर सकते हैं और उसको बेचने का उसका रेट निर्धारण करने का जो ग्राम सभा तय करेगी। दूसरा हो गया लघु खनिज। लघु खनिज जैसे पत्थर हो गया और सूर्य हो गया, जंगल से भी निकलते हैं है ना, और जमीन से जैसे पत्थर हो गया, मुर्ग हो गया, जैसे रेता हो गया, इसका भी रेट का मतलब किस ठेकेदार को मतलब यदि देना है, अगर उसके अंतर्गत जा रहा है, यदि हम उसको कितने रेट पे बेच सकते हैं उसका निर्धारण करने का सरकार ग्राम सभा को दिया है। सबसे बड़ी संसद ग्राम सभा। आज के समय में आज हम सब गांव के लोग ये जानकारी दें कि हम गांव के लोग बैठ करके ग्राम सभा में उसका जो है रेट निर्धारण हमको अपनी सामाजिक आर्थिक योजनाएं है उसका खुद हम योजना बना सकते हैं और क्रियान्वयन उसका करने का के समय अधिकार मिला हुआ है। लघु जलादि मतलब छोटे जो हमारे तालाब है, बड़े तालाब है और जो बहुत बड़े मतलब नहर है, गांव के ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आते हैं, उसमें सिंघाड़ा लगाने का, मछली पालन करने का हमें जो उस समिति, अब ग्राम सभा में जो समिति वैसे उसके अंदर में बहुत समिति है, जैसे मेन अभी ग्राम पंचायत में बनी है बात विवाद समिति, उसमें क्या है, उसमें 5 से 7 सदस्य होंगे और जो 5-7 सदस्य होंगे अगर छोटा मोटा वाद विवाद झगड़ा अगर होता है गांव के अंदर में, दोनों पक्ष को बुलाकर वादी को वहां पर समझा करके और उनका निपटारा कराने का ग्राम सभा को मतलब समिति ग्राम सभा को दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो है पुलिस थाना में पुलिस चौकी में केस न जा करके वही निपटारा हो जाएगा। आज जब से अपना और हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो पेशा एक्ट जो है हमारे बुधार की बगल लालपुर से पेशा एक्ट लागू हुआ है। जब भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर रिपोर्ट दिखाने भी जाएगा तो आप डायरेक्ट थाना से फोन आएगा कि अपने ग्राम सभा को अपने ग्राम पंचायत में सूचना दिए हो तब वो रिपोर्ट दर्ज करेगा। इतना बड़ा अधिकार हमको पेशा एक्ट के माध्यम से मिला है। आज हम सब लोग खुद क्योंकि प्रचार प्रसार और जन जन तक अब पहुंचाने का जो माध्यम है जो है चौपाल के माध्यम से लोगों को कहीं भी इकट्ठा कर करके, या कि अभी जो है आप सब लोग अभी निरंतर कर रहे हैं लाडली बहन योजना का फॉर्म, अगर 10-20 लोग भी अगर एकत्रित हो जाते हैं तो आप आधे घंटे 1 घंटे यदि एक दिन में 2-3 बार उस पेशा जो आप सब लोग को एक पढ़ने में दिया गया है जानकारी, संक्षिप्त जानकारी, उसमें आप सब लोग जो है कम से कम 2 बार 3 बार उसका वाचन जो है कर सकते हैं कि पेशा एक्ट क्या है, पेशा एक्ट में क्या अधिकार है, आम लोगों को दे सके ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो। साथ में अब मान लीजिए वहाँ हम लोग और पूरे पब्लिक को नहीं देख पाए, लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अभी 5 तारीख को आप लोगों को जानकारी है कि व्यवहारी में उनका आगमन हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पूछ ले कि पेशा क्या है, पेशा क्या क्या मिलते हैं भाइयों बताओ, मतलब किसी भी पूछ सकते हैं वहाँ के पब्लिक से। तो आप लोगों से आग्रह है कि जिस बस में, क्योंकि ये बन रहा है हर ब्लॉक में 250 बस है,
लोग नहीं पूछ पा रहे हैं प्रभारी बनाने के लिए। अभी पूरा लिस्टेड होगा, सचिव मान लीजिए 101 पंचायत क्या है, 101 लोग है ना, लेकिन 250 बस है, उसमें आप लोगों को प्रभारी या सह प्रभारी बनाया जाएगा। तो आप सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये पत्रक आप सब लोगों को, मान लीजिए एक बस में 50 लोग बैठे हैं, मतलब 50 सीट कहीं बस है, उसमें सभी लोगों को आप वितरण करवा देंगे। और कम से कम रास्ते में 1 या 2 बार पेशा के बारे में समझाना, सब लोग आप सब लोग उनको अधिक से अधिक बताने का प्रयास करेंगे, ताकि वो भी पेशा के बारे में जानकार हो जाए, मतलब जाने ना जाए थोड़ा बहुत। मान लीजिए कोई पूछ दी, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी एक तरफ से, क्योंकि मंच ऐसा बना जस्ट राइट साइड में पूरे मोबिलाइजर, जितने भी हमारे जिले में मोबिलाइजर है वो लोग बैठेंगे, वो चिन्हित मोबिलाइजर है, उन लोगों से भी बात करेंगे। 5-5 लोगों को नाम मांगा गया है जो मुख्यमंत्री बात करेंगे, अभी नाम लिख रहे थे, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं। साथ में ऐसा एक स्पेस बना रहेगा अंदर को जाने के लिए, पब्लिक बैठी रहेगी, वहां जाकर पब्लिक से भी पूछ सकती है। तो आप लोग ऐसा प्रयास करें कि बस के माध्यम से कम थोड़ा लोग जो पेशा के बारे में, पेशा के क्या फायदे, आपने क्या क्या, जैसे अभी इधर क्षेत्र में जो है डोरी महुआ बहुत सीजन चल रहा है, महुआ में अपन लोग जो है उसका संग्रहण करने का भी हमारे काम को अधिकार है, हम लोग तय कर सकते हैं, रेट का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे संक्षिप्त भाषा में पेशा कहाँ है, अगर पूछ देंगे ठीक कहाँ है, माता आप बताओ पेशा के बारे में, पेशा लागू है तो जानकारी मिला है, तो सीधे एकदम डायरेक्टली पूछेंगे वो, क्योंकि पेशा के अंतर्गत ही 23 सप्ताह जो बोनस है उसमें आ रहे कार्यक्रम में पूरा पेशा का कार्यक्रम है, पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम में। और जो समिति बनी है, अपने जिले से 7 समिति बनी है, अपने उधार पराग से भी एक सावो नाम चयन किए हैं, उसका खनिज एवं खान एवं खनिज समिति, उसमें मतलब एक मॉडल के रूप में दिखाने के लिए इस प्रकार से जो है अपने समिति में एक खान एवं खनिज समिति का भी गठन हुआ है, और ग्राम सभा जिसके नाम पर वोटेड हुआ है, और मीटिंग के दौरान में इन्होंने मीटिंग ले रहा है, और खान खनिज के जो भी वहाँ से कार्य चल रहे हैं उसमें अपन लोग निर्णय ले रहे हैं कैसे काम करना है, क्या कैसे है, उससे जो है बैठक में कार्रवाई में 2-3 बैठक दिखा करके वहाँ उस फाइल को भी पेश करना है, फाइल में जाएगा उसको देखेंगे बकायदे, और साथ में उसका सचिव रहेंगे या फिर उस समिति से लोग रहेंगे उससे भी बात करेंगे, तो हम लोग सब एक्टिव हो जाए। और वहाँ पर जो है मोबिलाइजर बिल्कुल आप सब लोगों से जो है, क्योंकि मार्च तक का पेमेंट आप लोगों के खाते में बहुत ही जल्द, क्योंकि पंचायत को भेज दिया जाए, तो आप लोग पेमेंट के बारे में, क्योंकि 29 से 30 तारीख को वहाँ से प्रदेश स्तर से जिला पंचायत में आएगा, जिला पंचायत जनपद भेज दिया, जनपद पंचायत को भेज दिया है। आप लोग ये मतलब मानदेय की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, मानदेय हमको नहीं मिला है ना, लेकिन हमारा कार्य क्या है, हमारा काम क्या है, उसमें हम लोग खड़े उतरे हैं, ये दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों से यहाँ से शांति विवाद निवारण, वो तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि विवाद जो है कितने लोग के लिखता है वो भाई सीधे बोलेंगे मुख्यमंत्री, क्यों भैया अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन, हाँ जवाही, वो जवाही, हाँ कितने लोगों के बाद विवाद निवारण क्या था उसमें, तो वहाँ पर बताना पड़ेगा उसको कि हम लोगों ने उनका ऐसा ऐसा मतलब फलाने व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा था, तो हम लोगों ने उनको दोनों पक्ष को बुलाया और दोनों को समझौता कराया, ये सब बताना पड़ेगा। तो आप लोग जो है आपका कार्य क्षेत्र है, आप अभी बस प्रभारी बनने जा रहे हैं। बस प्रभारी मतलब पूरी लोगों को लेके जाना, लेके आना, और उसके बीच में जो कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के बाद में जो उनका जलपान का व्यवस्था भी किया गया है, उनको दिलाना। साथ में आप सब लोग जो को छोड़ करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग के अलग एक सिस्टम बनाया जा रहा है, मोबिलाइजर वहाँ बैठेंगे, आप लोग वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से, और जो सिस्टम वहाँ पर बनाएंगे, अभी जिला पूरा टीम लगी हुई है, आप लोग जो सिस्टम बनाएंगे इसकी बात करने के, तो आप लोग बड़े ही गहराई के साथ इस बात को चिंतन करते हैं, क्योंकि हम आप सब लोग बात करने के लिए, क्योंकि ये रहिए किसी के नाम कोई कुछ दे, किसी से पूछ सकते हैं, तो आप हम लोग पूरी तैयारी के साथ में, मनोयोग के साथ, पूरी लगन के साथ में आप इस कार्यक्रम में शामिल हो। इसी के साथ अपना बातचीत यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप आए स्टेज पे और अपने विषय के बारे में जानकारी
सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। और आज पैसा के प्रशिक्षण के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप लोग को पहले ट्रेनिंग में प्राप्त जानकारी के अनुसार पैसा क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे किया गया है और पैसा क्यों लागू किया गया है, मैं आप लोग को पैसा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार हेतु 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पैसा एक्ट लागू किया था हमारे शहडोल जिला में। जैसा कि बता दें आप लोग को, पैसा एक्ट सभी आदिवासी भाइयों के हित में है और पैसा एक्ट के तहत ऐसा बोल रहे हो सभी आदिवासी भाइयों और बहनों के हित के लिए है और ना कि अनुसूचित जाति के, ना कि पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के विरोध के लिए, ये सभी के हित के लिए है। पैसा कानून ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें जो है जाति के लोगों का विरोध हुआ। पैसा के तहत विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन किया गया है, जैसे शांति और विवाद निवारण समिति, तदर्थ समिति, सहयोग निवारण समिति, सहयोग शांति और विवाद निवारण समिति के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे गांव में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या छोटे मोटे विवाद होते हैं तो अब जो है आप लोग जो है हम सब पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट के लिए, FIR के लिए। लेकिन अब FIR थाना में नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले जो ग्राम सभा में जो गठित शांति और विवाद निवारण समिति है, उस समिति के द्वारा लिखित आवेदन देना पड़ेगा। यदि वहां से उसका निराकरण नहीं हो पाता है तब जाके थाने में जो है FIR लिखा जाएगा। जब वो लोग लिख के देंगे इसके बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। शांति और विवाद निवारण समिति में आप सबको पता है कि मिनिमम 5 सदस्य और अधिकतम 7 सदस्य चुने गए हैं, जिसमें 1/3 महिलाओं को चुना गया है और जनसंख्या के अनुपात में जो है सदस्यों का गठन किया गया है। ग्राम सभा के सर समिति से शांति और विवाद निवारण समिति के सदस्यों का गठन किया गया है। शांति और विवाद निवारण समिति में यदि गांव में किसी भी विवाद का सही निपटारा नहीं किया गया या फिर किसी के विरुद्ध है, उसकी अपील भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का जो है सहमति है, कुछ लोगों का सहमत नहीं है, उसकी एक अपील समिति बनेगी, उसकी अपील भी की जा सकती है। तो ग्राम सभा से चुने हुए सदस्यों के द्वारा ही लिया गया है वो नाम, जो जितने शांति और विवाद निवारण समिति में सदस्यों के नाम है। अगला है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति के बारे में बता देता हूँ आप लोग को। तदर्थ समिति स्कूल जैसे एनडीएम में स्कूल में जो खाना बनता है तो सहायता समूह के द्वारा या स्कूल में शिक्षकों के द्वारा बनाया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता की जांच या निरीक्षण का कार्य तदर्थ समिति को दिया गया है। तदर्थ समिति के सदस्यों द्वारा और जो अध्यक्ष होगा सभी लोग मिलकर समय समय पर निरीक्षण करते रहेंगे। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है वो लोग कार्यवाही कर सकेंगे। स्कूल छात्रावास भी उसमें, और स्कूल छात्रावास जहाँ जहाँ है, सब जगह तो स्कूल छात्रावास नहीं है, जहाँ जहाँ स्कूल छात्रावास है उसका निरीक्षण भी तदर्थ समिति को दिया गया है। वही उनका देख रेख करेंगे और दस्तावेजीकरण करेंगे। वो सहमत नहीं हुई तो वादी प्रतिवादी, हम तो हैं, वादी प्रतिवादी सहमत नहीं हुए तब हम लिख करके थाना को देंगे। जब इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए तब थाने वाले FIR दर्ज करेंगे। और खान खनिज समिति में ये बताया गया है कि यह समिति स्कूल और तदर्थ खान खनिज अलग-अलग दोनों तदर्थ में स्कूल और छात्रावास आते हैं। खान खनिज में रेत खनन है।
जो जमीन से निकलता है वो आता है। ठीक है। तो तदर्थ समिति में अगर स्कूल हाँ, तदर्थ समिति की जानकारी हम स्कूल और छात्रावास को देंगे। इसमें भी 6 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा, और एक इसमें सचिव होगा। और इसमें भी अगर किसी प्रकार की समस्या जा रही है, जैसे खाना बनाने में या फिर कुछ भी कमी अगर हो रही है, तो अगर अध्यक्ष और सदस्य को बताया और इसका निवारण अगर नहीं हो रहा है, निरीक्षण भी करेगी और इसका निरीक्षण भी करना है। प्रतिवेदन देंगे समिति वाले हाँ, अपने वरिष्ठ कार्यालय को, और और वहाँ पर समूह वाले को बुलाया भी जाएगा कि आपके द्वारा गुणवत्ताहीन खाना दिया जा रहा है। यदि वो समझ में आता है उनको सुझाव देंगे, नहीं मानते हैं तब उन पर कार्रवाई करने के लिए अपने वरिष्ठ मतलब सब कुल मिला के ये है कि जितनी भी समितियां हैं, उसका मेन है अध्यक्ष और सदस्य। अगर इस चीज को वो नहीं निवारण कर पा रहे हैं, तब वो ग्राम पंचायत में आके इसकी बैठक करवाए। बैठक करवाने के बाद इसका पूरा निर्णय अध्यक्ष और सदस्य लेंगे। अगर ये नहीं ले पा रहे हैं तो सचिव लेंगे, और इनसे भी अगर नहीं हो पा रहा है तो हम ये बात जाके जहाँ या तो जनपद में बताएंगे, या तो फिर यहाँ के जो मेन जैसे शांति बाग निवारण के पुलिस स्टेशन को पूरी खबर देना है। खान खनिज वाला हो गया तो उधर देना है, खान खनिज वाला माइनिंग विभाग, और वन विभाग को देना है, और तदर्थ समिति में स्कूल को दिवाना है। पूरा 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 मतलब इसका महत्वपूर्ण अध्यक्ष और सदस्य को दिया जाता है। विकास खंड करेंगे, हाँ, शिक्षण करेंगे। एमडीएम का जनपद में, BRC में यहाँ देंगे। यदि वो समूह नहीं सुधार करता है, नहीं मानता है, यदि वो एमडीएम में सुधार नहीं कर रहा है और गुणवत्ताहीन को करना है, तो जनपद और BRC को देंगे। इन पर कार्रवाई। ठीक है। और जैसे किसी भी प्रकार का अगर दुकान खोलना है हमको अपने मतलब गांव में, अगर जैसे मेला लगा है, बाजार लगा है, तो इसका भी नियंत्रण हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। और इसका भी प्रमुख सचिव होंगे। इस मतलब बिना ग्राम पंचायत की अनुमति से हमारे ग्राम पंचायत में कहीं भी न मेला, बाजार, ये सब चीज नहीं होगा। मादक पदार्थ का यूज नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू किया गया है, शहरी क्षेत्र में लागू नहीं हुआ है। और सर इसमें पूरा अधिकार सिर्फ अध्यक्ष और सदस्य को भी दिया गया है, समिति को भी दिया गया है। समिति ग्राम सभा कम से कम 5 अधिक से अधिक 7 मुख्यमंत्री पूछते हैं तो लोग बोलते नहीं है। मंच पर आसीन सभी अधिकारियों का स्वागत है। मेरे शोभलाइका साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ पेशा संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि पेशा है क्या, किसके लिए लागू किया है, कब लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया है। पेशा भारत में रह रहे अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए इसे लागू किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में जो जनजाति निवास कर रहे हैं, उन्हें पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन प्रदान करने के लिए उन्हें एक अध्ययन कानून बनाया गया है। मतलब उन्हीं के माध्यम से, जैसे पहले ग्राम सभाएं होती थी, वही पुरानी पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से जनजातियों को उन्हें विशेष रूप से अधिकार देने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह कानून हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लागू किया गया। इसलिए हमारा शहडोल जिला एक विशेष पहचान के रूप में जाना जाने लगा है। अब हम लोग पूरे देश में एक अलग पहचान के रूप में निखर गए हैं। इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? हमारे नियम तो कई बने हैं, लेकिन पेशा नियम बनने से क्या फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ और इसकी लाभ किसे मिले,
इनमें हम चारों ग्रामों में 4 ग्राम सभाएं कर सकते हैं, 4 समितियां बना सकते हैं। हमारे ग्राम सभाओं में सभी समितियों का निर्माण करेंगे। 7 समितियों में मुख्य रूप से 4 समितियां हैं। प्रथम समिति में शांति निवारण विभाग समिति, दूसरा है वनोपज समिति, तीसरा है मातृ सहयोगी समिति, चौथा है तदर्थ समिति, 5वां है हमारा खनिज विभाग समिति और 6वां है वनोपज पत्ता संग्रहण समिति और 7वां है ग्राम सभा निधि समिति। ये जो समितियां हैं इनमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सदस्यों को इसमें चुना जाएगा, जिसमें 1/3 महिलाएं होंगी। अगर 7 सदस्य हैं उसमें कर ले या फिर 3 कर ले, आपके लिए ग्राम सभा तय करेंगे। तो पहला इसके बारे में अभी जानकारी ये बताई मैं नहीं एक पंचायत में 4 नहीं, जैसे एक पंचायत में 4 गाँव में 4 गाँव में ग्राम सभा कर सकते हैं। तो एक पंचायत में जितने भी राजस्व गाँव है उसमें हम ग्राम सभा लगा सकते हैं। ग्राम पंचायत सभा बैठक अलग है, ग्राम सभा हमारी अलग है। तो ग्राम सभा में पहले वही शांति निवारण विभाग समिति है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किया। इसमें भी 5 से 7 होंगे। एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? ना ही वो सरपंच का होगा, ना कोई सरपंच होगा, ना ही कोई पंच होगा। इनको छोड़ के कोई भी जनजाति समूह से अध्यक्ष जिसे ग्राम सभा चुनना चाहती है उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और सचिव वही होगा जो ग्राम पंचायत का प्रदेश सचिव होगा, वही उस ग्राम सभा का उस समिति का भी सचिव होगा। इसी तरह क्रम है हमारे 7 समितियों में, सभी समितियों में इसी तरह निर्वाचन होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, सदस्यों का चुनाव होगा और ग्राम सभा को चुनेगी। सभी समितियों के काम शांति विवाद निवारण समिति में ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शायद इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसमें जब हम समिति बनाते हैं, समिति हमारी तैयार हो जाती है, तो इसके एक प्रति हमें थाने में देना है। थाने में देना है और थाने में देने के बाद ग्राम सभा के द्वारा सबको सूचित भी हो जाएगा। और सूचित होने के बाद अपने ग्राम में कोई भी
साथ लोग हमारे ये कार्यालय में घुसे आ रहे हैं, तो उनके पास एक एक प्रति जरूर देना है ताकि उनको मालूम हो कि ये लोग कौन आ रहे हैं और इनका काम क्या है। ठीक है, तो मातृ सहयोगी समिति के काम हम ही जाएंगे, अध्यक्ष संपूर्ण टीम जाएगी हमारी, और वहाँ पे जाके हम निरीक्षण करेंगे। केवल खाना ही खाना नहीं देखना है, ना ही किसी कमियों को निकालना है, बस समझाई देना है ताकि हमारे गांव में और बेहतर कार्य हो सके। ना किसी की शिकायत करनी है, ना किसी की हमें नौकरी लेनी है, केवल उसमें सुधार हो, गुणवत्ता आए, इसलिए हम समिति को बना रहे हैं कि हमारे गांव में और अच्छा विकास हो और अच्छा हमारे बच्चों को सुविधाएं मिले। वहाँ जाते हैं, पोषक आहार मिलता है, गर्भवती माताओं को, बच्चों को मिलता है, नहीं मिलता है भोजन आहार, और भोजन के अलावा हमें जो मेन होता है हमारा पढ़ाई कुपोषण, उनमें भी हमें चर्चाएं करना है कि ये परिस्थितियाँ आपने इसमें थोड़ा सा सुधार लाइए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हम अपनी समिति में बैठक करेंगे, उनमें जो उचित कारण होगा उसका प्रतिवेदन तैयार करेंगे, निवारण करेंगे, और उसके बाद एक प्रति अपने कार्यालय में एक प्रति हम सुरक्षित रहेंगे, एक प्रति अपने जनता को देंगे। फिर इसके बाद है सदर समिति। सदर समिति में भी 5 से 7 लोग रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेंगे। अध्यक्ष कौन रहेगा? अध्यक्ष सबके यहाँ हो गया है। इस समिति में 2 सदस्य बालक शिक्षक संघ के देना था, जो उस लोग नहीं थे। 5 से कम 5, अधिक से 7 सदस्य, 2 सदस्य बालक शिक्षक संघ के ले आना था इस समिति में। कुछ लोग तो लिए, कुछ लोगों ने नहीं लिया, अभी भी ले लेना। जो स्कूलों में बालक शिक्षक संघ बना हुआ है, वहाँ से 2 सदस्यों के नामिनेट करना है इस समिति में। विद्यालय में छात्रावास पास के लिए आपके यहाँ प्रवास के लिए भी सभी समितियों के साथ जाकर सदस्यों को लेकर के वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना है। निरीक्षण किस बात से करना है? हम सीधे भोजन से चले जाते हैं, लेकिन एक ही मुद्दा नहीं देखना है, भोजन के साथ वहाँ की व्यवस्था, स्वच्छता, पढ़ाई की गुणवत्ता, शिक्षक समय पे आते हैं नहीं आते हैं, सभी मुद्दों पे हमें ध्यान देना है। हमें नहीं जो समितियाँ बनी हैं उस समितियों को ध्यान देना है, वहाँ पे क्या कमी निकलती है, क्या वो लोग निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के दौरान जो उन्हें समझ में आता है तो समिति अपनी बैठक करेगी, बैठक के बाद प्रतिवेदन बनाएंगे, एक प्रति अपने पास रखेंगे, प्रेम कोशिश उसमें भी रहेगा और एक प्रति अपने जनपद को देंगे। फिर इसके बाद खान एवं खाने समिति है जो, तो इसमें कुछ गाँवों में नहीं है, लेकिन समिति तो बनानी ही पड़ेगी। तो खाने एवं खान समिति में जहाँ नदी है, रेत है, पत्थर है, मिट्टी है, गुरु है, तो वो समितियाँ क्या है अपने गांव की संपत्तियों का संरक्षण करेंगी, निरीक्षण करेंगी। कोई भी बाहर आके, पहले क्या होता था, बाहर से ठेकेदार आते थे, ऊपरे ठेका ले लेते थे, गांव की संपत्ति गायब, लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसके लिए भी समिति का गठन किया गया है। वो लोग निरीक्षण करेंगे, हमारे गांव की संपत्ति हमारे गांव में ही रहे, गिट्टी है, पत्थर है, रेता है, जो भी है उसका निरीक्षण वो समिति करेगी, और जो भी वो निरीक्षण के दौरान औचित्य कार्यों को पाती है उसका प्रतिवेदन बना के संबंधित विभाग को प्रतिवेदन प्रदान
अब हम जल संसाधन से थोड़ा सा चर्चा कर ले। जल संसाधन में जो हमारे ग्राम में तालाब बने हैं, अमृत सरोवर बने हैं, उनको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, हमारी समितियों का दायित्व है। क्योंकि उस जल में पहले जो ठेका हो जाता था, कोई भी आता सिंघाड़ा को लगाता, मछली काटता था या फिर अन्य काम करता था, तो उससे अब वो नहीं होगा। ग्राम सभा की समिति जो है, ग्राम सभा की समिति जो है वो तय करेगी कि हमारे ग्राम का जल संसाधन हमारे ग्राम के लोग ही उपयोग करें, उसमें मछली पालन करें, सिंघाड़ा लगाएं और अपने ग्राम की आमदनी को दोगुना करें। ये हमारे ग्राम सभा में अधिकार दिए गए हैं। फिर है बाजार के ऊपर, तो बाजार में बाजार लगना है, मेला लगना है, इनसे जो आय प्राप्त होती है इनका ग्राम सभा के द्वारा, समितियों के द्वारा, इनमें समितियों में जितने ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, ग्राम सभा के सदस्य उस ग्राम के सभी मतदाताएं होंगे, वो सभी उस गांव के ग्राम सभा के सदस्य होंगे। जब हमारी ग्राम सभा होगी तो उसी के दौरान वो लोग तय करेंगे सभी मिलकर के कि हमारे ग्राम में मेला लगेगा, नहीं लगेगा, बाजार लगेगा, और इनसे प्राप्त आय जो होगी उसे ग्राम सभा सुरक्षित रखेगी और इससे अपने ग्राम का विकास होगा। सभी लोग जानते हैं सिंह साहब जी का अभी आमंत्रित करने पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग एक बार कर्तव्य से जोरदार तालियों से और आपको ये रखे भी रहना है, नहीं इसको रखे भी रहना है। ऐसा नहीं कि आपको जो है आप बड़े उसमें दिख लेना, ऐसा नहीं कि आपको जो है कभी कभी खराब हो जाता है, तो आप उसके लिए इसको आप बना के आप रखे रहना। आप 2000 कर सकते ऐसा होना मानिए मैं ये मोबाइल मेरा नाम भी इस गाँव की मोबाइल मेरा नाम भी मोबाइल के यही मान लो सीएम बैठे हैं, हमको बोलना है, ये मान के चलो। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय सर एवं यहाँ पे समस्त उपस्थित श्रोतागण सभी को एक बार पुनः मेरा वंदन एवं अभिनंदन है। मैं ग्राम पंचायत धुरी से मोबिलाइजर रोशनी तिवारी आप सभी को संक्षिप्त में पेशा एक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो भी त्रुटि होगी आप सभी से मुझे खेद होगा, मैं उसे पुनः दोहराने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। सर्वप्रथम पेशा एक्ट नियम 1996 के अंतर्गत दिसंबर में लागू किया गया। यह 15 नवंबर सन 2022 को माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हमारे शहडोल जिले में आयोजित किया गया। पेशा नियम का मेन उद्देश्य यह है आदिवासी क्षेत्र को बढ़ावा देना। सर्वप्रथम आदिवासी क्षेत्र हमारा शहडोल जिला घोषित किया गया है। इसमें यह पता चलता है कि यहाँ पे सर्वप्रथम नंबर पे आदिवासी उपस्थित हैं। पेशा एक्ट के नियम के आधार पर मैं कहना चाहूंगी कि माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यह संबोधन किया है कि आदिवासी क्षेत्र को बढ़ावा देने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में हर क्षेत्र में जल, जंगल, जमीन इत्यादि को बढ़ावा देते हुए यह कहा है कि उन्हें सर्वप्रथम मानवाधिकार देना चाहिए। कई समितियों का गठन किया गया है, जैसा कि देखा जा सकता है वन अधिकार समिति एवं तदर्थ समिति, शांति एवं विवाद निवारण समिति, मातृ सहयोगी समिति, वन संरक्षण समिति।
कई समितियों का आयोजन किया गया है, जिसमें कम से कम 5 सदस्य होना अनिवार्य है एवं ज्यादा से ज्यादा 7 सदस्य होने चाहिए। इसमें आदिवासी में महिला को अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष को महिला को बढ़ावा देना है और मोबिलाइजर जैसा कि भर्ती किए हैं सरकार के तहत, उन्होंने यह स्कीम निकालते हुए कहा है कि महिला सर्वप्रथम होना चाहिए। तो अध्यक्ष यदि चुना जाता है आपके क्षेत्र में पेशा एक्ट के तहत आपकी पंचायत में, तो प्रथम प्रधान महिला होना चाहिए। नई समितियों का गठन किया गया है, वन अधिकार समिति। जैसा कि आप देख सकते हैं, वन अधिकार समिति में महिला ही विशेष होगी। इसमें उनको निर्णय लेने का स्वयं का अधिकार मिलेगा। पेशा नियम के अधिकार में उन्होंने स्वयं को अधिकार प्राप्त है। वह यह पेशा को लागू करते हुए वन, जंगल, जमीन और कई सारे विभिन्न जो है उनको अधिकार देते हुए वो स्वयं निर्णय लेगी एवं जो भी विशेष तरीके से कुछ भी गलती एवं गतिविधियों में कमी आती है, सर्वप्रथम जनपद, पहले पंचायत, फिर जनपद, फिर थाने में यह सूचना देते हुए इस बात का निवारण करेंगे। धन्यवाद। गलती है, थोड़ा बहुत सुधार का गुंजाइश रहती है। तो सबसे पहले इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि मैं मोबिलाइजर ग्राम पंचायत होगी रोशनी तिवारी। तो ऐसे सबसे पहले अपना नाम बोलना कि मैं रोशनी तिवारी मोबिलाइजर के पद पर हूँ, ग्राम पंचायत घोगरी, जनपद पंचायत विभाग, जिला शहडोल। मतलब आपको इतना परिचय बताना है, क्योंकि जो बाहर का भी कोई आदमी आएगा तो घोगरी को नहीं जानता है, बाहर जानेगा, जनपद पंचायत जिला को जानेगा, तो वो समझ जाएगा कि किस जनपद के किस जिले के। करेक्ट, ठीक है ना? तो आप लोगों को पहले परिचय बताने में आपको पहले क्या करना चाहिए? अपना नाम, फिर पद, फिर गांव, फिर जनपद, फिर जिला, इतना आपको बताना। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट किया, तो इसमें सुधार करने की ये जरूरत है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि पेशा एक आदिवासी क्षेत्रों के लिए, तो ये आम बोलचाल की भाषा में ये सही है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए है, लेकिन हम जो सार्वजनिक रूप से आदिवासी क्षेत्र हम नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र या शेड्यूल एरिया, अंग्रेजी में उसको कहते हैं शेड्यूल एरिया या अधिसूचित क्षेत्र। तो पेशा एक्ट कहाँ लागू है? जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल एरिया या अधिसूचित क्षेत्र। तो इस तरह से आप लोगों को ये दो चीजों में सुधार करना है। और इसमें आपको जो समितियां हैं ये भी बताना है, जानकारी आपको होना है, लेकिन आपको जो वहाँ प्रोजेक्ट करना है कि पेशा एक्ट क्या है, किस उद्देश्य से लागू किया गया, ठीक है ना? पेशा एक्ट है क्या? सुन लो, आप भी लिखो नहीं, आप सुन लो, क्लियर हो जाएगा। सुन लो, पेशा एक्ट है क्या, किस लिए लागू किया गया, इससे हमारे गांव को क्या फायदा है। मतलब ये 3 चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, हम पूरी बात को रखेंगे। पेशा कानून है क्या, दूसरा इसमें जो है आपका पेशा कानून क्या है, दूसरा इसमें क्या अधिकार है हमको, कैसे हमारे गांव का इसका हमको फायदा मिलेगा। ये 3 चीजें आपको जो है इसमें आपको ये समाहित करना है। तो जैसे पेशा कानून, ये बेटी ने बताया कि ये पेशा कानून पंचायत राज अधिनियम भी है। इसमें पंचायत राज अधिनियम को विस्तारित किया गया है ना? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, मतलब पंचायत विस्तार नियम अधिसूचित क्षेत्रों के लिए। ये तो वही पंचायत नियम है, उसमें इसको और अधिसूचित क्षेत्रों के लिए सशक्त बनाना है। तो ये तो हो गया है आपका ये। इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था, क्यों लागू किया और जरूरत क्या पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे जनजाति क्षेत्र थे वहाँ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो वहाँ के लोगों की अधिकार मिलना चाहिए, वो पंचायत राज अधिनियम में दिए गए उतने अच्छे से उनको नहीं मिल पा रहा। इसलिए उन्होंने ये पेशा कानून लागू करने की जरूरत हुई। तो हम क्या कहेंगे कि अनुसूचित जो जनजातियां हैं
उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए यह पेशा कानून की जरूरत है कि उनको और अधिकार संपन्न बनाया जाए। वो अपनी आजीविका के लिए, अपनी आमदनी के लिए, अपने रहन सहन के लिए स्वयं निर्णय ले, इसके लिए यह पेशा कानून की जरूरत पड़ी और इसको लागू किया हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने 15 नवंबर 2022 को। तो ये हुआ। अब इससे हमको फायदा क्या है? लागू हो गया, सब चीज हो गई, अब हमको इसमें कैसे फायदा है? तो फायदा जैसा बेटी ने बताया कि जो हमारा मैडम ने भी, उन्होंने भी बताया कि जंगल में हमारा अधिकार है। जंगल में क्या अधिकार है हमारा? तो उसमें एक उदाहरण मैं बताता हूँ। क्या है आपका जंगल में अधिकार? जैसे हम कहते हैं जंगल में हमको अधिकार दिया गया। जंगल में क्या अधिकार दिया गया? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जंगल की जो वनोपज होती थी, जो जंगल से जो निकलते थे फल फूल या जो भी है, उसका आपको अधिकार नहीं था। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको गवर्न करता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी व्यवस्था करता था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका पैसा अपने पास रखता था। तो अब उन्होंने क्या किया है कि जो भी जंगल की जो उत्पाद है, वनोपज है, वो सभी वनोपज के अधिकार हमारे ग्राम सभा का दे दिया है। जो हमारे गांव के जो ग्राम सभा है उसको अधिकार दे दिया गया है। जैसे एक दिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, डीएफओ साहब से बात हो रही थी आपकी, तो उसमें चर्चा के दौरान ये आया कि अपने को जैसे तेंदू पत्ता तोड़ते, तो तेंदू पत्ता में 50-50 की एक गड्डी होती है, 25 इस तरफ 25 इस तरफ, कैसे होता है? तो 50 की गड्डी हो गई। एक गड्डी जो है आपको 3 रुपए की बिकती, 100 गड्डी आप बनाएंगे तो 300 रुपए का होगा। तो इस तरह से आपको ये गड्डियां बनाई गई। अब उन्होंने ये किया कि 300 रुपए का सैकड़ा, तो अब ये इतना क्या खरीदता था? कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ठेकेदार को भी बेचता था। तो इस तरह से आपका ये करता था। तो आइए सर, आइए हमारे जिला पंचायत से खुलासा रहा है, आप लोग थोड़ा अभिनंदन क्या फायदा है ये हमको के बारे में बार बार लोगों को बताना है। अब मूल बात जो आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं, वो मूल काम क्या है वो मैं आपको बता दूं। आप लोगों को 5 तारीख को सुबह जो बसें आपकी जाएंगी व्यवहारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए, उन बसों में आप लोगों को बैठना है। एक मोबिलाइजर को एक बस में सहायक बनाया गया है, सहायक प्रभारी बस का। तो आप लोग उसमें बैठ जाएंगे। अब बैठने के बाद आपका काम क्या है कि जो पेशा कानून के तहत जो पैम्फलेट है वो आपको जितने लोग बैठे होंगे सबको देना है। दूसरा क्या करना है, सबको रास्ते भर आपको सिखाना है कि पेशा कानून क्या है और क्यों लागू किया है। ये आपको मतलब बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताना है, आपको 10 शब्दों में बताना। अब मूल रूप से बताना है कि जब मुख्यमंत्री जी मंच से कहे कि भाई पेशा कानून जानते हो कि नहीं जानते हो, ट्रेनिंग मिला कि नहीं मिला, तो सब लोग एक साथ दोनों हाथ उठाए, ये ट्रेनिंग करानी है आपको। ठीक है, समझ गए ना? बस में आप बैठे हो तो आपको क्या करना है कि भाई पेशा कानून के लिए जब मुख्यमंत्री जी कहें कि पेशा कानून जानते हो, तो सब लोग दोनों हाथ उठाना, हाँ जानते हैं, ये सिखाना है। दूसरा, आपको पेशा कानून के बारे में उनको लगातार पैम्फलेट भी बंटवाना है और सिखवाना है। एक चीज और है कि गांव का आदमी रहता है, मुख्यमंत्री जी वहां मंच से बोल रहे हैं, इतना ढेर सारे लोग रहते हैं तो समझ नहीं पाता है वो क्या बोल गए मुख्यमंत्री जी, समझ में नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। तो इसके लिए आप लोगों को काम करना है कि आप लोग अपने बीच बीच में 10-10, 5-5 लोग बैठे रहना, 10-10 लोग अपने जो बैठे रहेंगे, जो कंपार्टमेंट बना रखा है उसमें ना, तो 10-10, 5-5 लोग बैठे रहना।
जैसे मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि पेशा कानून जानते हो तो आप लोग बोलना, सब लोग उठाओ हाथ, हाँ हम जानते हैं। 10 लोग हाथ उठाओगे तो साथ में सभी लोग हाथ उठा देंगे। तो इस तरह से अपने को ये प्रदर्शित करना है वहाँ पे कि हाँ सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री जी बोले और हम जानते सब हैं और हाथे जब उठाए, तो जानते सब हो और अगर हम प्रदर्शित नहीं करें तो क्या मतलब निकला होगा। तो इस तरह से आपको मूल काम ये करना है। इसी के लिए आप लोगों को बुलाए हैं, इसी के लिए आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि पेशा कानून के बारे में रटा दीजिए। वहाँ सीएम साहब पूछे मंच से, तो आपके जितने भी 5000 लोग अपने जनपद विभाग से जा रहे हैं, तो 5000 दूनी 10,000, 10,000 हाथ उठने चाहिए। और 10,000 हाथ उठ जाएंगे तो ये रहेगा कि भाई पूरा सब लोगों को पता लग गया कि पेशा कानून क्या है। रास्ते में रटाते भी जाना है, उनको बताते जाना है और ये भी ट्रेंड करना है कि संकोच नहीं करना है ताली बजाने में और हाथ उठाने में। तो ये आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी तक पेशा मोबाइलाइजर का भर्ती हुए साल भर हो गया, कोई पूछ परख आपका उतना ज़्यादा हुआ नहीं था, शायद उतने ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं मिली थी। आपको ट्रेनिंग दे रहे थे, आपको समझा रहे थे, आपको सीखने के लिए छोड़ थे कि भाई चलो सीख लो, पंचायतों से संपर्क करो, जाओ बैठो समझो सीखो, ऐसा करके था। लेकिन अब आप लोग सीख चुके हैं, अब आप लोगों की जिम्मेदारियाँ दी गई। जैसे अभी हम लोगों ने लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का जिम्मेदारी आपको दिया, आप लोगों ने बखूबी किया, कुछ लोगों ने अच्छा किया, कुछ लोग अभी भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो आप लोग ये अच्छा काम किए, इसीलिए अब आप लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं सीएम के साहब के सामने। तो आप लोग आएंगे जाएंगे, आप लोगों से सीएम साहब का उद्बोधन सुनने को मिलेगा, माननीय मंत्री जी का उद्बोधन सुनने को मिलेगा, बड़े बड़े अधिकारियों का उद्बोधन सुनने को मिलेगा। तो उससे आप लोग सीखेंगे। उद्देश्य ये है कि आप अपनी ड्यूटी को, जो आपको काम दिया गया है, उसको भली भांति आप समझें और उत्कृष्ट तरीके से करें। देखिए, काम से ही पहचान होती है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर हमने इसको हल्के से लिया, तो जो आपका आगे का भविष्य है, आप भर का नहीं, पूरे मोबाइलाइजर का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपने अच्छा काम किया तो आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य अच्छा रहेगा। अगर आपने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी, आप अपने महत्व को बता दिया कि मेरा ये महत्व था, अब ये काम कर सकते हैं, तो आपको जो है आगे चल करके ढेर सारी सुविधाएं या जो भी है आपके भविष्य के लिए अच्छा सोचेगी सरकार और अच्छा करेंगे। इसलिए आप लोगों को पूरे मेहनत से करना है। अब सभी लोग नए नए लोग और नए पढ़े लिखे लोग, तो आप लोगों को उस हिसाब से काम करना है। करेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। सब लोग हाथ उठाइए। ठीक है। अब हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के आदर्श शुक्ला सर हैं, आप उनसे उद्बोधन दे देगा। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसमें जो लोग आए हैं सब मोबाइलाइजर ये हैं कि और कोई बैठे हैं? अच्छा, हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम अशोक शुक्ला है और मैं जिला पंचायत के मनरेगा में लेखाधिकारी की पद पे कार्यरत हूँ। और हमारी आप सबकी पहली मुलाकात है और जो ये मुलाकात है ये बड़ी जिम्मेदारी वाली मुलाकात है। आप सबको जो है तो बड़ी ही जिम्मेदारी वाले तरीकों से देखा जा रहा है। जैसा सर ने भी बताया कि आप लोगों का अपॉइंटमेंट लगभग 6 महीने 8 महीने हो गया है, लेकिन अभी तक आप लोगों की कुछ इस तरह की वो नहीं थी जो है। अब जो है तो आप लोगों की आवश्यकताएं निकल के आई है। सब चीजें सर ने स्वाभाविक कर दी है कि जो आप लोगों को काम करने हैं जो है, तो अभी मेन फोकस अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम ही है। तो जो कार्यक्रम के दौरान जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें से डिटेल चूंकि सर ने प्लान किया है उसके अनुसार रहेगा। आप लोगों का मेन जो जिम्मेदारी दी है वो है कि बसों के साथ आप लोगों को जाना है।
ठीक है ना। तो बस के जाने के लिए बस आपके जो पॉइंट है जिस गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं वहां पे आप लोगों को बसें पहुंच जाएंगी और उन बसों में क्योंकि दीदी लोग भी ज़्यादातर रहेंगी, महिलाएं ही रहेंगी, तो एक तो आपका पैसा एक हो गया, दूसरी इस समय लाडली बहना जो चल रहा है तो उस विषय के बारे में भी जो है पैसा के साथ साथ आप सबको लाडली बहना के बारे में भी जो है तो जानकारी उन सबको देना है कि लाडली बहना में कौन पात्र व्यक्ति है। वैसे जो लोग जाएंगे मैक्सिमम उसमें वही लोग जाएंगे जो उसमें पात्रता रखते हैं। तो उस संबंध में जरूर सभी लोग जो जिस बस में आप लोग रहेंगे तो एक समान रूप से प्राप्त करने के बाद जो है उसकी भी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो उसमें कैसे पैसे मिल रहे हैं, क्या उसकी पात्रता है, कैसे छुट्टियों का चयन हुआ है और आप लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। मतलब ये रीजन जो है सभी महिलाओं का क्लियर होना चाहिए। जो आप लोग बैठेंगे तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी में रहेगा तो उनको इस विषय के संबंध में जानकारी बताएं। क्योंकि आप लोग उसी गांव से रहेंगे तो बहुत सारी महिलाएं आपसे परिचित ही रहेंगी, है ना, कोई अनोन व्यक्ति नहीं रहेगा। तो वहां पर आप लोग इसी वही अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इन बातों को रखने के लिए के पहले ये जरूरी हो जाता है कि आपको इन सब विषयों की जानकारी हो। तो क्या लाडली बहना के पात्रता और सब विषयों की जानकारी है आप लोगों को? आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है, उसमें किसी की कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? डाउट सर एक तो है, बैगा वालों बैगा जिनको 1000 मिलता है उनको डालना कि डालना? हाँ, बैगा जो है बैगा महिलाएं उनको 1000 रुपये मिलता है, उनका फॉर्म भरना है कि नहीं भरना? नहीं भरना। ये हैं यार उसमें 4 पहिए लिखा है, एक उनके पास आते हैं उसको कहते हैं, हमारे पास 3 पहिया है। तो 4 लोग हैं कुछ चिन्हित करके आप लगिए जो है। और ये समस्या है, हमारे पास सब कुछ है, ये सब कुछ है, लेकिन जो घोषणा करता है कहता है मेरे पास नहीं है, मेरा फॉर्म भर दो। तो हम तो किसी का डॉक्यूमेंट्स देखेंगे नहीं है नहीं है किसके नाम पे है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? सही है, आपने ये कहा मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है, कोई अभिलेख नहीं लेना, ठीक है ना। पहली बात देखिए, जो अपात्रता के कारण है, कोई इनकम टैक्स दे रहा है, कोई के पास 4 व्हीलर है, कोई के पास जमीन 5 एकड़ से ज़्यादा है, किसी के घर में सरकारी नौकर है, कोई सरपंच का है, जनपद सदस्य है, इसके घर इसकी पत्नी लोग भर रहे हैं फार्म। तो इसमें आपका वो फार्म भर रहा है, स्व घोषणा से भर रहा है, तो आपको उसकी उज्जत नहीं करना है। उज्जत मतलब लड़ाई नहीं करना है, आपको उसका फार्म भरना है और उसकी रिपोर्ट, इसको मतलब ये तो फार्म भर लिया आपने, लेकिन उसका चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट आपको जनपद पंचायत को भेजेगी कि साहब हमारे यहाँ फला व्यक्ति है जिनका की 4 व्हीलर है, जिनका की घर का सरपंच की पत्नी है, या इसके पास 5 एकड़ से ज्यादा का जमीन है। आपको कुछ नहीं करना, फार्म भी भर देना है आपको, लेकिन उसकी रिपोर्ट हमारे पास जरूर भेजिए, तो उसमें हम लोग फिर उसको देख करके हम उसका निर्णय करते हैं। हाँ, तो क्योंकि हमारे पास पाबंद है और 1 मई से 15 मई के बीच में हमको ऐसे अपात्र लोगों को चिन्हित करके उसको पोर्टल से हटाने का अधिकार। तो आपको लड़ाई नहीं करना है, आपको झगड़े नहीं करना है और आपको निरस्त करने का अधिकार नहीं है। निरस्त करने का अधिकार हमको है, परंतु सूचना देने का काम आपका है। अगर आपने सूचना नहीं दिया तो जिम्मेदारी करेगी, और आपने सूचना दे दिया हमको लिखित में, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है ना। आप हमारे पास भेज दीजिए कि साहब ये फला व्यक्ति है, इसका 4 व्हीलर है, इसका ये सरपंच का पत्नी है, ये जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य का पत्नी है, या जो भी है, इस तरह से आपको ये भेजना है। दूसरी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो परिवार की परिभाषा दिया है, परिवार, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। परिवार में पति, पत्नी और उसके बच्चे, उसके आश्रित बच्चे, यही है। ऐसा नहीं कि मैं नौकरी करता हूँ और मेरा लड़का जो है आपका नौकरी नहीं करता है, उसकी पत्नी है तो वो इस योजना में पात्र हो, क्योंकि वो जो है
ना तो नौकरी करता है, ना तो उसके पास जमीन है, ना तो वो इनकम टैक्स रिटर्न करता है। तो इसमें पति पत्नी जो है और बच्चे वही जो इसके हैं ये पात्र है। तो ऐसे लोगों का देख लीजिए, वो जो ट्रैक्टर है, जो 4 व्हीलर है, जिसके नाम से है वो उसकी पत्नी अपात्र है, या जिसके नाम से है वो अपात्र है, परंतु उसके जो बाल बच्चे हैं वो पात्र है। अब आपका एक चीज और है कि इसमें जो समग्र आईडी है, एक होती है परिवार आईडी। तो परिवार आईडी में कई आपके बच्चे रहते हैं। भाई एक पिताजी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के पत्नियां हैं। तो वो तीनों के नाम से अगर जमीन या ये सारी चीजें नहीं है तो वो लोग पात्र हैं, भले ही पिताजी उसके बड़े आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इसमें इतना छूट दिया गया है, इस तरह से आप। लेकिन अगर आपको ये समझ में आता है कि ये बड़ा आदमी जो है ये गलत है, इसने गलत घोषणा किया है, तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है और उसको हमारे पास लिख करके भेज करके उसकी पावती लेनी है, जहाँ साहब हमने किया है और ये देखिए ये अपात्र है, ताकि हम लोग उससे निर्णय करके हम यहाँ से हटा देंगे। तो आपको भी कोई कुछ नहीं कहेगा और हम हटाएंगे तो हमसे तो बात पूछेगा, हम जवाब देंगे उसको। तो इस तरह का तो ये जो है आपको हाँ कोई बात नहीं, सुन लो आप। इस तरह का अगर कोई दोनों भाई आपस में बात मत करो, इस तरह का अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप हमारे पास व्हाट्सएप में आप डिटेल लिख करके भेज दीजिए। तो हम हमारे यहाँ जो बैठते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में उनसे, नहीं तो जो जिले में बैठते हैं उनसे हम पूछ के हल करते हैं। अभी तो जो अच्छे से हो रहा, अच्छे से जिनका काम भर रहा है, आप उनके भरते चले जाइए। आंगनबाड़ी का भरने का है तो अभी कोई ऐसा सीएम साहब ने घोषणा किया है कि उनको अपात्र करेंगे। तो जब आदेश आ जाएगा तो आप अपात्र करना। अभी तो कोई आदेश आपको मिला नहीं है, इसलिए आप भरते रहिए होगा। आंगनबाड़ी का क्लियर हो गया। अभी भी कोई निर्देश ऐसे नहीं आए हैं कि उनको अपात्र किया जाए। जिस दिन हमारे पास आदेश की कॉपी आ जाएगी उस दिन हम आपको बोल देंगे कि ये अपात्र हैं, उस दिन से आप फॉर्म भरना होगा बंद कर दें। महिला महिलाओं के लिए नहीं भरना है। अभी हमने इन्होंने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब भरा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी अगर शासन की योजना से 1000 रुपये प्रति माह पा रहा है किसी अन्य स्कीम से, तो उसको इस स्कीम में शामिल नहीं किया। हाँ, जो नहीं पा रही है वो घटा। हाँ, वही मैं बताया, अभी भर सकते हैं। जब आएगा निर्देश कि उनको नहीं भरना है तो आपको भी नहीं भरना। नौकरी कर रहे हैं, 10,000 मिल रहा है, उनका नहीं भरना। हाँ ठीक है। अब आप लोगों को हमने क्या करना है आपको कि आपको बस में समय से पहले जो दीदी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बैठाना है। उसमें कौन कौन सी महिला बैठेगी? उसमें महिलाएं वो बैठेगी जो लाडली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाएं हैं, जिसका आपने फॉर्म भरा है, पहला। दूसरा, जो तेंदू पत्ता तोड़ने वाली महिलाएं हैं, उनको आपको बैठाना है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आएगी जो स्वसहायता समूह की दीदी लोग हैं, उनको बैठाना है। तो इस तरह से आपको एक गाँव में 50-50 तो फॉर्म भरा ही किया है हम लोगों ने, क्योंकि हमारा 10,000 के आसपास है। तो एक गाँव में हम लोगों ने 100 लोगों का एवरेज फॉर्म भरा है। तो अभी जो है आपका 100 लोगों में से आपका 50 लोगों को उनको बैठाना ही है, तो उनको बैठाना है। दूसरा, जो महिलाओं को हम लोग बैठाएंगे उनकी लिस्ट बनानी है। हमने सचिव लोगों को निर्देशित कर दिया है, किसी लोगों को बता दिया है कि उसकी लिस्ट बनेगी। तीसरा, जितनी महिलाएं उसमें बैठेंगे उनको एक परिचय पत्र जारी होगा, कागज में ही आप उसमें लिख के उसको देंगे। उसमें उसका नाम, पता, उसका मोबाइल नंबर और जो बस का प्रभारी है, बस नंबर और बस का प्रभारी का मोबाइल नंबर, वो उसमें दर्ज कर देगा।
क्या होता है कि भीड़ में बाकी 99 लोग तो बच जाएंगे, एक आदमी इधर उधर घूम जाता है, तो घूम जाएगा तो उसके पास जो कागज रहेगा तो किसी को भी वो अगर दिखाएगा तो वो उस नंबर पे फोन लगाएगा, इसको बस बताएंगे तो पता लग जाएगा कि वो महिला कहाँ पे है या वह व्यक्ति कहाँ पे है। तो इसलिए सभी को ये चीजें देना है और इसकी तैयारी कल ही आप लोगों को कर लेना है। लिस्ट बनाना, इसके लिए आपको सचिव, रोजगार सहायक और पीसीओ आपकी मदद करेंगे। तो एक लिस्ट आपकी कौन इस बस में बैठा है उनका डिटेल छपा रहेगा बस में, एक कागज को चिपका देंगे इस बस में फला लोग बैठेंगे। दूसरा एक लिस्ट आपके पास रहेगी, ये लोग हैं हमारे। तीसरी एक लिस्ट जनपद पंचायत में होगी और एक लिस्ट होगी जो हमारा नोडल अधिकारी है उन बसों का, उसके पास है। इस तरह से 4 पट्टी हम लोग बनाएंगे और चारों जगह से उन सभी लोगों की मॉनिटरिंग होगी। तो ये कल आप लोगों को ये करना है तैयारी। दूसरा, उन लोगों के लिए जो सुबह जाएंगे तो बस में ही उनको भोजन दिया जाए, पानी और भोजन की व्यवस्था बस में रहेगी। जैसे ही बस में बैठेंगे तो साथ ही साथ उसमें भोजन की जो व्यवस्था है, पूरी सब्जी और गुड़, ये 3 चीजें हम लोग उसमें रखा रहे हैं। तो इसमें जो है वो लेकर के वो बैठ जाएंगे और जब बस में चल देंगे तो खाते चले जाएंगे। उसमें पानी भी है और रोटी भी है और खाते हुए चले जाएंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो सभा के बाद उनको फिर से भोजन मिलेगा, लौटते समय सभा के बाद उनको भोजन का पैकेट मिलेगा और वो फिर रास्ते में खाते हुए चलेंगे। तो इस तरह से भोजन की, पानी की व्यवस्था है, तो उनको ये बताना है आपको। और तीसरी बात यह है कि उनको जागरूक करना, सिखाना। मेन काम ये कि पेशा कानून है क्या, पेशा कानून जैसे ही काम आए उसको क्या करना है कि हाथ उठाना है। पेशा कानून अगर मुख्यमंत्री जी ने लिया कि पेशा कानून जानते हो तो सब लोगों को क्या करना है, हाथ उठाना है। और हाथ वो नहीं उठाए तो आप लोगों को उनका हाथ उठवाना, ये आप समझना। अब वो कैसे करेंगे मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आज जो 5 लोग यहाँ पे ट्रेंड है, हम लोगों ने उनको बताया है, अभी ट्रेनिंग भी दिया है, इसको और प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस बिल्कुल भी झिझक नहीं करना है। मान लो कि कोई भी बैठा है, मेरे सामने कोई नहीं बैठा, ऐसा मान लो। इस तरह से जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बिना हिचक बोलते हैं ना, बिना झिझक के बोलते हैं ना, बिना दबाव के बोलते हैं ना, ऐसे मान के चल और अपना कागज भी लिख के रखे कि क्या क्या बोलना है। ज्यादा नहीं बोलना है, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि पुनः बता रहा हूँ कि पेशा कानून है क्या, इसको क्यों लागू किया गया, लागू करने से क्या फायदा है। 3 चीजें आप लोगों को करना कि पेशा कानून है क्या, लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसको लागू हो जाने से इसका फायदा क्या है। ये 3 चीजें आप लोग इसको रटे रखिएगा और 3 चीजों के बारे में आप बता देंगे। इसके बाद अगर डिटेल पूछेंगे कि इतनी कमेटी है, इतनी ग्राम सभाएं हैं, इतने मतलब उसमें समितियां हैं, उन समितियों का ये काम है, ये भी रखे रहना, इसको लिखित में रखे रहना। तो जब डिटेल पूछेगा तो ये बताना। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि समय बहुत कम रहेगा, इसलिए बहुत कम आपको 1 या 2 मिनट का टाइम किसी को मिलेगा। तो 1-2 मिनट के टाइम में हमको जितना जरूरी चीजें हैं उतना ही बताना चाहिए। क्या बताना है कि लागू पेशा कानून है क्या, पेशा कानून बताएंगे कि ये पंचायत का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। इसको 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने शहडोल जिले से लागू किया और इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जनजाति क्षेत्रों का समुचित विकास हो, उन लोगों को अधिकार संपन्न बनाया जाए। ये इसका उद्देश्य था, उनकी आमदनी बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर बनाया गया। और इससे क्या फायदा हुआ वो हमने आपको बताया कि भाई तेंदू पत्ता में अब हम तोड़ेंगे 3 रुपए में बेचते थे, अब हम 6 रुपए में बेचेंगे, उसका फायदा हमारे गाँव के लोग कमाएंगे। हम तालाब का जो कोई भी ले लेता था ठेका, अब हमारी ग्राम सभा देगी, तय करेगी। मछली पालना है, किसी झाड़ा लगाना है, ये हम तय करेंगे। किसी को लोग के लिए जमीन देना है तो उसके लिए हम तय करेंगे, हमारी ग्राम सभा बैठेगी कि इसको देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कौन सी शर्त पे देना है। तो इस तरह से हमको एक तरह से हम
लोगों को ये फायदा हम लोगों को मिल रहा है। कोई झगड़ा विवाद हो गया तो जो पुलिस वाले आते थे तो वो लोग जो है प्रकरण दर्ज करते थे, वकील लोग लगते थे दोनों पक्ष से, वो लोग मतलब कब तक केस चलाते थे, गांव वालों का नुकसान करते थे, पैसा उनका खर्चा होता था, समय खर्चा होता था। तो अब उसमें हम लोग बैठ के तय करेंगे कि गांव वाले को जो है भाई झगड़ा है, ठीक है, तो भाइयों में झगड़ा हो गया, मामूली विवाद हो गया, थाने नहीं भेजेंगे, हम लोग उसका निराकरण करेंगे। अगर कोई केस थाने में दर्ज भी हो गया है तो उसकी जानकारी हम लेंगे कि भाई ये दर्ज हुआ है, क्यों दर्ज हुआ है, आप बताइए, हम लोग समझौता कराएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये फायदा इससे हुआ है और इस तरह से गाँव के लोग इसको फायदा दे रहे हैं। तो ये 3 चीजें हम लोगों को व्यवस्थित ढंग से बता रहा है, ठीक है ना। तो अब पुनः जो मूल बात है, मैं पुनः तीसरी बात चौथी बात दोहरा रहा हूँ। क्या करना है आप लोगों को? सीएम साहब के सामने अगर कहेंगे कि पेशा कानून जानते हो तो क्या करना है आप लोगों को? हाथ उठाना है, ठीक है ना। रास्ते भर उनको रटा देना है, दिखा देना है उनको, और एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठवाना है, ठीक है ना। ताकि एक हाथ उठाएंगे तो कम संख्या दिखेगी, दोनों हाथ उठाएंगे तो ज्यादा दिखेगी। अगर कोई नहीं भी उठाया है तो उसके बदले में एक सजा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। तीसरी एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं कि आप लोगों के लिए सरकार ने बहुत ध्यान रख रही है, आप लोगों का बड़ा महत्व है, मतलब आपकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है, आपके महत्व को लोग समझ रहे हैं। तो इस महत्व को, इस अपनी उपयोगिता को आप लोगों को बनाए रखना है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं करना, निगेटिव बात कोई नहीं करना, हर बात को सकारात्मक करना है। किसी का शिकायत, शिकवा, इस तरह से कोई बात वहाँ नहीं करना। सीएम साहब पूछे सब बढ़िया, सब अच्छा, आप लोगों के मानदेय के बारे में पूछेंगे तो बताना हाँ काम मिल गया, भले ना मिला हो पर कहना है कि मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि देने वाले तो हम ही है ना। हाँ, देंगे, आपको मिलेगा। अभी मार्च तक का हम लोगों ने दिया है, बीच का कुछ गैप है, उसके लिए भी हम लोग आजकल तक में डाल देंगे। अब तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिन लोग मोबाइलाइजर लोगों ने 75 में 98 कुल हैं, जिसमें से 75 लोगों ने क्या है आपका अपना वेंडर बना लिया है, तो 75 लोगों को हम सीधे उनके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आपसे पूछे, बिना किसी सरपंच से प्रतिवेदन लिए कि इन्होंने काम किया कि हम काम का देख भी नहीं रहे आपका। और कई लोग काम नहीं कर रहे, मुझको पता है, लेकिन उनको भी हम पैसा दे रहे हैं। तो अभी हमने 75 लोगों को पैसा उनके सीधे खाते में किया है। 25 के आसपास लोग या 22-23 लोग ऐसे हैं जिनका वेंडर नहीं बनाया है, और मुझे पता है वो लोग काम करने वाले नहीं है, क्योंकि जिसको अपने वेतन लेने का फुर्सत नहीं है वो काम ही नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों का हम उनके पंचायत में पैसा डाल रहे हैं। जैसे इनका बन जाएगा तो आगे से हम लोग आपके डायरेक्टली आपको पैसा देंगे, और मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आपको स्वविवेक से काम करना है, हम कोई आपकी हाजिरी लेने का काम नहीं करेंगे कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मैं हाजिरी लेता फिरूँ तो ये मेरा काम नहीं। आपको स्वयं में स्व प्रेरणा से अपनी पूरी क्षमता से काम करना है, और काम करोगे तभी काम दिखेगा, और तभी मोबाइलाइजर की उपयोगिता से ये कोई ये नहीं सोचेगा कि हम तो काम नहीं करेंगे, बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी दबे छुपे रहते हैं ना। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना जी चुराना, ये अपना जी चुराते रहेंगे कि भाई ये लोग करेगा हमारा भी इसी में हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो आप अपने साथ साथ पूरे मोबाइलाइजर लोगों का नुकसान करेंगे, क्योंकि जिस दिन ये पता लग जाएगा कि ये मोबाइलाइजर आदमी काम के नहीं है तो फिर आप लोगों का महत्व घटेगा, और महत्व घटेगा अगर जिस दिन ये सरकार को पता लग गया कि आपका महत्व नहीं है तो फिर साइडलाइन हो जाओ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आप समझिए। पहले गांव में कोई जाता था, अधिकारी, अफसर, नेता, मंत्री, तो किसको पूछते थे? कोटवार को पूछते थे, पटवारी को पूछते थे, बाकी किसी को नहीं पूछते थे। ये लोगों को भाई पटवारी कहाँ है, पटवारी। धीरे धीरे उन लोगों की कार्यशैली अच्छी नहीं रही, उन लोगों को साइडलाइन।
अब गांव में जाते हैं किसको पूछते हैं, मोबिलाइजर को पूछते हैं, सेक्रेटरी को पूछते हैं, टीआरएस को पूछते हैं, ठीक है ना। अभी सचिव और टीआरएस को पूछते थे, अब धीरे धीरे मोबिलाइजर को पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ये लोग आगे करेंगे, ये लोग साइड लाइन हो जाएंगे, आप लोग आगे आ जाओ। और इनसे आप लोग सीख लीजिए कि जो काम नहीं किया वो रास्ते से हटा, साइड हुआ, तो आपको साइड नहीं होना है, आपको लीड करना है, अपने महत्व को बताना है, इसलिए पूरी मेहनत से आपको काम करना है, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा, पुनः एक बात कर रहा हूँ, सब लोग हाथ उठा करके कहिएगा कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे, बताइए करेंगे सर, करेंगे, हाँ ठीक। इसमें